So electronics is nothing but just made up of the combination of the two words, that is the electron plus mechanics. यानी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो दो वर्ड से मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो और उसके कंट्रोल की स्टडी करते हैं, साथ ही हम उसके बिहेवियर और उसके डिफरेंट इफेक्ट्स को वैक्यूम, गैसेस और सेमीकंडक्टर और अदर डिवाइसेस में हम उसकी स्टडी करते हैं। So the electronics is the branch of science which deals with the study of flow and control of electrons and the study of their behaviors and effects in vacuum, gases and semiconductors. अब आगे हम स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट में हम सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ फंडामेंटल डेफिनेशंस की बात करेंगे, जिसमें हम यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट एंड देयर मेन एलिमेंट्स, यानी कि विद्युत परिपथ क्या होता है और उसके प्रमुख अवयव क्या होते हैं। तो देखिए, पहले हम यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विद्युत परिपथ। देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम हम देख रहे हैं। इस डायग्राम में हमारे पास में बैटरी है और इस बैटरी को हमने लैंप से जोड़ा है और लैंप और बैटरी दोनों को आपस में हमने तारों के द्वारा जोड़ा है। तो इस प्रकार के परिपथ को हम कहते हैं विद्युत परिपथ, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इस इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन हम कैसे देते हैं कि बंद पथ से युक्त वह जाल जो ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा लोड को प्रदान करता है। तो देखिए, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इस बैटरी से एनर्जी लोड को दी जा रही है और उसके लिए यहाँ पे हमारे पास में एक क्लोज्ड पाथ है। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि बंद पथ से बना हुआ एक ऐसा जाल जिसमें एनर्जी सोर्स यानी कि ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा लोड को दी जाती है, उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। आगे हम बात करते हैं कि किसी भी विद्युत परिपथ के मुख्य अवयव क्या होते हैं। व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कि विद्युत परिपथ किन अवयवों से मिलके बना होता है। तो देखिए, हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास में एक बैटरी है, एक लैंप है और हमने उसको तारों से जोड़ा है। तो किसी भी सर्किट एलिमेंट का जो मेन एलिमेंट होता है वो होता है बैटरी, जिसे हम कहते हैं एनर्जी या पावर सोर्स, ऊर्जा स्रोत, जिसके द्वारा हम लोड को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। तो सर्किट का मेन एलिमेंट होता है एनर्जी सोर्स या बैटरी। दूसरा होता है लोड, जिसको हम एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, उसे हम कहते हैं लोड। और तीसरा होता है कनेक्टिंग वायर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संयोजन तार। तो ये तीन अवयव होते हैं किसी भी विद्युत परिपथ के मुख्य अवयव। अब आगे हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट, जो ये विद्युत परिपथ है, ये कितने टाइप के होते हैं, इसके प्रकार की हम आगे बात करेंगे। तो मेनली विद्युत परिपथ तीन प्रकार के होते हैं, खुला परिपथ, बंद परिपथ और लघुपतित परिपथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं खुले विद्युत परिपथ की, जिसे हम कहते हैं ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन तो अभी हमने पढ़ी है, इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन अभी हमने ऊपर पढ़ी थी। उसके आगे हमने यहाँ पे एक टर्म लगाई है, दैट इज अ ओपन, यानी कि हमारा जो विद्युत परिपथ है अब कैसा है, खुला हुआ है। तो जैसे अगर हमें हमारे रूम का फैन स्विच ऑफ रहता है तो हमारे सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होती है, तो हमारा फैन ऑफ होता है। तो इस प्रकार से हम उसे कहते हैं खुला विद्युत परिपथ, यानी कि एक ऐसा परिपथ जिसमें कोई धारा प्रवाह नहीं होता है, उस परिपथ को हम कहते हैं खुला विद्युत परिपथ। तो उस परिपथ की जो मुख्य विशेषताएं होती है वो ये होती है कि एक तो उस परिपथ में कुंजी नहीं लगी हुई होती है, उस सर्किट की जो की होती है वो ऑफ पोजीशन में होती है, और साथ ही उस परिपथ का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। उस परिपथ का प्रतिरोध अनंत होता है, वायु के प्रतिरोध के बराबर होता है। तो ओपन सर्किट यानी खुला विद्युत परिपथ को हम परिभाषित इस प्रकार से करते हैं कि एक ऐसा परिपथ जिसमें कोई धारा प्रवाह नहीं होता है, द सर्किट इन विच नो करंट फ्लोज इज कॉल्ड द ओपन सर्किट। और इस प्रकार के सर्किट में कोई की नहीं लगी होती है और सर्किट का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। तो ये बात करी है अभी हमने ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट की और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज की। अब आगे हम बात करते हैं सेकेंड टाइप के इलेक्ट्रिक सर्किट की। सेकेंड टाइप का इलेक्ट्रिक सर्किट होता है क्लोज्ड सर्किट, यानी कि बंद परिपथ। अब अभी जो हमने पहले यहाँ पे एक सर्किट देखा था, ये वाला, ये जो परिपथ है ये एग्जाम्पल है हमारे बंद परिपथ का। यानी हम इसमें क्या देख रहे हैं, बैटरी से एनर्जी लोड को जा रही है,
यानी कहीं बीच में कोई अवरोध नहीं है और हमें एक बंद पथ मिल रहा है धारा प्रवाह के लिए। तो इस प्रकार के परिपथ को हम कहते हैं बंद परिपथ। तो बंद परिपथ की हम डेफिनेशन कैसे देते हैं कि वह परिपथ जिसमें धारा प्रवाह के लिए एक पूर्ण पथ उपलब्ध होता है बंद परिपथ कहलाता है। द सर्किट in which a complete path is available for the current flow is known as the closed circuit, जिसमें धारा प्रवाह के लिए पूर्ण पथ उपलब्ध होता है। अब इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि बंद परिपथ की क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिए, बंद परिपथ में धारा प्रवाह ऊर्जा स्रोत से प्रारंभ होके लोड में जाता है, और दूसरी जो मेन कंडीशन होती है वो ये होती है कि बंद परिपथ में जो कुंजी होती है वो ऑन पोजीशन में होती है। अगर हमें रूम का फैन ऑन करना है तो हम उसकी की ऑन करते हैं, तभी उसे कंप्लीट पाथ मिलता है और सर्किट में करंट फ्लो होती है और हमारा फैन ऑन हो जाता है। तो इस प्रकार के सर्किट को हम कहते हैं क्लोज्ड सर्किट, यानी कि हमें एक बंद पाथ मिलता है करंट फ्लो के लिए, और ये पॉसिबल कब होता है, जब हमारे सर्किट की ऑन पोजीशन में होती है। अब आगे हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के परिपथ की। तीसरे प्रकार का परिपथ होता है शॉर्ट सर्किट या लघु पथित परिपथ। आपने डेली लाइफ में भी सुना होगा, हम कहते हैं कि हमारा जो परिपथ है वो, हमारा जो सर्किट है वो शॉर्ट हो गया है। इसका मतलब ये होता है, हम ये कहते हैं कि हमारे सर्किट में अचानक से बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो गई है। तो जब कभी परिपथ में धारा प्रवाह अत्यधिक हो जाता है तो उस परिपथ को हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट या लघु पथित परिपथ। इस सर्किट की दो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो या नेग्लिजिबल होता है, यानी परिपथ का प्रतिरोध शून्य या नगण्य होता है। अब देखिए, किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस क्या काम करता है, रेजिस्टेंस का काम ये होता है उस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट के फ्लो को कंट्रोल करना। अगर किसी परिपथ का प्रतिरोध जीरो हो जाता है तो उसमें धारा अनावश्यक रूप से अत्यधिक प्रवाहित होती है, तो हम ये उसकी वजह से हमारा जो सर्किट होता है वो कैसा हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। और ऐसा धारा प्रवाह जो होता है वो कुछ अनवांटेड रीजंस के कारण होता है, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का कॉन्टैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अभी हमने बात करी है तीन प्रकार के परिपथ की, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और क्लोज सर्किट, खुला परिपथ, बंद परिपथ और लघु पथित परिपथ। अब आगे हमने देखिए, यहाँ पे हमने कुछ सोर्सेज बताए, डायग्राम हमने बताया है, बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, जिसके द्वारा हम पर्टिकुलर वैल्यू का वोल्टेज ऑब्टेन कर रहे हैं। ये हमारा जनरल वोल्टेज सोर्स, ये हमारा करंट सोर्स है। इन सोर्सेज के बारे में अभी हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले अभी हम यहाँ पे बात करते हैं, अभी हमने बात की थी सर्किट के मेन एलिमेंट्स की, और उन मेन एलिमेंट्स में हमने कौन कौन से एलिमेंट्स लिखे थे, बैटरी या एनर्जी सोर्स, लोड और कनेक्टिंग वायर्स। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं एनर्जी और पावर सोर्स क्या होता है, ऊर्जा या शक्ति स्रोत क्या होता है। देखिए, एनर्जी या पावर सोर्स यानी कि ऐसे सोर्सेस जिनके द्वारा हमें किसी परिपथ में एनर्जी मिलती है, यानी कि जिसके द्वारा सर्किट में करंट फ्लो होता है। तो किसी भी सर्किट में करंट देने वाले सोर्सेस को हम कहते हैं पावर या एनर्जी सोर्सेस, जिनके द्वारा हम सर्किट में करंट फ्लो कराते हैं। एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे कि बैटरी, सेल, जनरेटर एटसेट्रा। तो किसी भी विद्युत परिपथ में धारा प्रदान करने वाले स्रोत जैसे बैटरी, सेल, जनरेटर, इनको हम कहते हैं एनर्जी या पावर सोर्सेस। अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो एनर्जी सोर्सेज होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, ऊर्जा स्रोत के प्रकार की अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो मेनली ऊर्जा स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है वोल्टेज सोर्स और एक होता है करंट सोर्स। तो हम इनको नाम देते हैं कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स यानी कि नियत वोल्टता स्रोत, और कांस्टेंट करंट सोर्स यानी कि नियत धारा स्रोत। अब हम वन बाय वन इन सोर्सेज के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की, यानी नियत वोल्टता स्रोत। अब देखिए, नाम से पता लग रहा है हमारा सोर्स कैसा है, कांस्टेंट वोल्टेज, यानी कि जिस सोर्स के द्वारा हमें कांस्टेंट वैल्यू का वोल्टेज मिल रहा है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। तो द सोर्स which provides constant voltage in a circuit is known as the constant voltage source। कि ऐसे स्रोत इनके द्वारा परिपथ में नियत वोल्टता प्रदान होती है उसे हम कहते हैं नियत वोल्टता स्रोत। अब हम आगे इस नियत वोल्टता स्रोत को भी दो भागों में बांटते हैं। ये देखिए,
आगे हमने इन नियत वोल्टता स्रोत को दो भागों में बांटा है, एक है हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स और एक है हमारा रियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। आदर्श वोल्टता स्रोत और वास्तविक या व्यवहारिक वोल्टता स्रोत। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स की, आदर्श वोल्टता स्रोत की। देखिए यहाँ पे हमारे पास में एक सर्किट है और इस सर्किट में हमने सोर्स वोल्ट लगाया है, दैट इज द ES। इसके इंटरनल इंपीडेंस है ZS और इसके टर्मिनल्स पे हम जो वोल्टेज डिफरेंस देख रहे हैं दैट इज द E। और इस सर्किट में हमारे पास में वेरिएबल लोड है, उसकी जिसकी इंपीडेंस है ZL। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स ऐसे वोल्टेज सोर्सेज होते हैं जिनकी इंटरनल इंपीडेंस मतलब ZS की वैल्यू या तो 0 होती है या बहुत ही कम होती है, नेग्लिजिबल होती है, और जिनके टर्मिनल्स पे जो हम EMF या वोल्टेज डिफरेंस की बात कर रहे हैं उसकी जो वैल्यू है इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के मान से इंडिपेंडेंट होती है। मतलब कि ऐसे सोर्सेज जिनकी इंटरनल इंपीडेंस आंतरिक प्रतिबाधा का मान 0 होता है और इनके इन टर्मिनल पर जो वोल्टेज डिफरेंस की वैल्यू होती है वो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के मान से इंडिपेंडेंट होती है। तो दो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में। पहली तो इंटरनल इंपीडेंस यानी कि आंतरिक प्रतिबाधा का मान 0 होगा, और दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके टर्मिनल्स पर जो विभवांतर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो सर्किट में फ्लो होने वाली करंट से इंडिपेंडेंट होता है। तो इस प्रकार के सोर्स को हम कहते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स या आदर्श वोल्टता स्रोत। अब आगे हम बात करते हैं रियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक सर्किट डायग्राम देख रहे हैं। सर्किट डायग्राम में ES है, वोल्टेज सोर्स है, इसके इंटरनल इंपीडेंस ZS है, ये लोड है जिसकी इंपीडेंस ZL है और सर्किट में प्रवाहित होने वाली धारा का मान IS है। यहाँ पे हमने ZL को वेरिएबल लोड के इंपीडेंस से डिनोट किया है। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज ऐसे वोल्टेज सोर्स होते हैं कि जिनकी जो इंटरनल इंपीडेंस से एसोसिएटेड जो एक्सटर्नल लोड है यानी कि जो उसकी वैल्यू में अगर हम चेंजेस करते हैं तो इसके वोल्टेज की वैल्यू में चेंजेस हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में हमें लोड की वैल्यू में चेंज करने से वोल्टेज की वैल्यू में चेंजेस हो जाते हैं, तो हम उसे कहते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो अभी हमने क्या देखा था, आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में उसकी वोल्टेज की वैल्यू में चेंजेस नहीं थे, वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट थी। बट प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के केस में उसमें वोल्टेज की वैल्यू में चेंजेस हो जाते हैं और इसे हम कहते हैं रियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अब हम आगे बात करेंगे सेकेंड टाइप के सोर्स की, और वो क्या है, कांस्टेंट करंट सोर्स, जिसे हम कहते हैं नियत धारा स्रोत। अब देखिए ऐसे सोर्सेस जिनके द्वारा हमें कांस्टेंट वैल्यू की करंट मिलती है उन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट करंट सोर्स। ऐसे स्रोत जिनके द्वारा हमें नियत मान की धारा प्राप्त होती है नियत धारा स्रोत कहलाते हैं। सो द सोर्सेस विच प्रोवाइड्स द करंट ऑफ अ कांस्टेंट वैल्यू इन अ सर्किट इज नोन एज द कांस्टेंट करंट सोर्स। जैसे हमने वोल्टेज सोर्स को दो भागों में बांटा था, आइडियल वोल्टेज सोर्स और रियल वोल्टेज सोर्स, उसी प्रकार से हम करंट सोर्सेस को भी दो भागों में बांटते हैं, आइडियल करंट सोर्स और रियल करंट सोर्स। तो देखिए आइडियल करंट सोर्स की डेफिनेशन हम कैसे देंगे, ये है हमारा आइडियल करंट सोर्स, यानी कि इसके लिए हमने एक सर्किट डायग्राम बनाया, ये भी मैंने पहले बताया था। ये हमारा क्या है, सोर्स यानी करंट सोर्स है, ये हमारी इंटरनल इंपीडेंस है और यहाँ पे हम इसके सिरों पे इन टर्मिनल्स पर हम पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं। वही दूसरी ओर इस परिपथ में ये क्या है, इसकी वेरिएबल लोड है, इसकी इंपीडेंस है ZL। तो ऐसे सोर्सेज जिनकी इंटरनल इंपीडेंस, जिनकी आंतरिक प्रतिबाधा का मान अनंत होता है और उससे एसोसिएटेड एक्सटर्नल लोड की हम कोई भी वैल्यू चेंज कर दे उसमें एक नियत मान की धारा प्रवाहित होती है, उसे हम आदर्श धारा स्रोत कहते हैं। तो दो मेन प्रॉपर्टीज होती है आइडियल करंट सोर्स की, आदर्श धारा स्रोत की। पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि उससे एसोसिएटेड इंटरनल इंपीडेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, और दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके लोड की वैल्यू को अगर हम चेंज करते हैं तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान यानी करंट की वैल्यू कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। उन सोर्सेज को हम कहते हैं आइडियल करंट सोर्स, यानी आइडियल करंट सोर्सेज में करंट की वैल्यू में चेंजेस नहीं होते हैं। आगे हम बात करते हैं रियल करंट सोर्स की, यानी कि वास्तविक धारा स्रोत।
तो यहाँ पे हमने एक सर्किट डिनोट किया है जिसमें हमारे पास में करंट सोर्स है, उसके इंटरनल इम्पीडेंस है ZS है, प्रवाहित होने वाली धारा का मान I है और उसके सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज डिफरेंस को हमने E से डिनोट करा है। तो रियल करंट सोर्स की अगर हम बात करते हैं तो हम ऐसे सोर्सेज को डिफाइन करते हैं कि जिनके पैरेलल में एक फाइनाइट वैल्यू का रेजिस्टेंस एसोसिएटेड हो और अगर हम उसकी एक्सटर्नल लोड की वैल्यू में चेंजेस करते हैं तो सर्किट में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू में चेंजेस होते हैं। तो दो मेन प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि उसके अंदर फाइनाइट वैल्यू का इंपीडेंस होता है और एक्सटर्नल लोड की वैल्यू में चेंजेस करने से सर्किट में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। उन्हें हम कहते हैं रियल करंट सोर्स या वास्तविक धारा स्रोत। So the current source to whom resistance of a finite value is associated in a parallel connection and the value of current in an external load associated with the source changes is known as the real current source। अब एग्जाम में आपसे यूजुअली ये पूछा जाता है कि गिव द डिफरेंस बिटवीन आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स, कि आदर्श वोल्टा स्रोत और आदर्श धारा स्रोत में अंतर बताइए। तो देखिए हमने इनके बारे में पढ़ लिया है, आइडियल वोल्टेज सोर्सेज क्या होते हैं, आइडियल करंट सोर्सेज क्या होते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं इनमें मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो जैसा कि अभी हमने पहले बात की थी, आइडियल वोल्टेज सोर्स में उसकी जो इंटरनल इंपेडेंस होती है, जो आंतरिक प्रतिबाधा होती है, वो बहुत ही कम होती है, या हम ये कहते हैं उसका मान जो होता है वो 0 होता है। तो वहीं दूसरी ओर आइडियल करंट सोर्स के केस में उसकी इंटरनल इंपेडेंस, आंतरिक प्रतिबाधा का मान बहुत ज्यादा होता है। तो ये है इन दोनों सोर्सेज के बीच का मेन डिफरेंस। वो वोल्टेज सोर्स के केस में इंटरनल इंपेडेंस की वैल्यू 0 होगी और आइडियल करंट सोर्स के केस में उसकी इंटरनल इंपेडेंस, आंतरिक प्रतिबाधा का मान अनंत होता है। अब अगर हमें इन दोनों सोर्सेज के लिए VI कर्व को प्लॉट करना है तो देखिए हम क्या कहते हैं कि आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में इसमें कांस्टेंट वैल्यू का वोल्टेज हमें मिलता है। तो देखिए VI कर्व यानी कि सर्किट में प्रवाहित धारा के मान से V की वैल्यू इंडिपेंडेंट होगी। तो हम इसे एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट कर रहे हैं, यानी कि ये जो कंटिन्यूअस लाइन है ये डिनोट कर रही है आइडियल वोल्टेज सोर्स को, जिसमें हमें एक कांस्टेंट वैल्यू का वोल्टेज मिल रहा है। बट हमने कहा था कि रियल वोल्टेज सोर्स के केस में इसकी वैल्यू बदल जाती है। तो ये जो हमने डैश लाइन से बताया है ये VI कर्व है रियल वोल्टेज सोर्स या फिर व्यवहारिक वोल्टा स्रोत का एग्जाम्पल। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं आइडियल करंट सोर्स की, तो आइडियल करंट सोर्स के लिए VI कर्व, देखिए आइडियल करंट सोर्स के केस में क्या होता है, इन सोर्सेज के द्वारा हमें कांस्टेंट वैल्यू की करंट मिलती है, यानी वो V से इंडिपेंडेंट होती है। तो हमने यहाँ पे जो हमारा कंटिन्यूअस लाइन बता रही है वो किसको शो कर रही है, आइडियल सोर्सेज को। वहीं दूसरी ओर ये जो डैश्ड लाइन है ये शो कर रही है हमारे रियल सोर्सेज को, रियल करंट सोर्सेज को, जिनके अंदर उनकी करंट की वैल्यू में चेंजेस हो जाते हैं। तो हम तीसरा डिफरेंस की अगर हम आगे बात करते हैं, आगे तीसरा डिफरेंस ये बताता है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में VS की वैल्यू IS यानी आउटपुट करंट से इंडिपेंडेंट होती है, या फिर हम दूसरे शब्दों में ये कहते हैं कि जो VS है वो कांस्टेंट होता है। और आइडियल करंट सोर्स के केस में IS यानी कि करंट की वैल्यू VS से इंडिपेंडेंट होती है या IS हमारा कांस्टेंट होता है। थैंक यू।